गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित आप लोगों को आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी की कक्षा प्रारंभ करेंगे। ज्योग्राफी में सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को समझते हैं। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक्स जी के। जिस एग्ज़ाम में स्टैटिक्स सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज हम ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं। ब्रह्मांड क्या होता है? जब भी हम ब्रह्मांड वर्ड का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मांड वर्ड का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या आता है? सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में कुछ तारे दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, ग्रह दिखाई देता है। तो इसी सब के बारे में हम सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या होता है, ये ब्रह्मांड है क्या, हमारी पृथ्वी कैसे बनी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें अंदर से सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो बस ये आप मेरे लिए कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो ब्रह्मांड में देखते हैं। जब भी हम ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मांड के लिए हमारे सामने में, हमारे मन में क्या उभर के आता है? ब्रह्मांड में पृथ्वी है। हमारे मन में पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में और बहुत सारे असंख्य तारों के बारे में यही कल्पना में आता है कि ये ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है। तो जब हम ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन करते हैं कि ब्रह्मांड आखिर क्या है और इनिशियल स्टेज में ब्रह्मांड को क्या समझते थे, तो पहले जो थी दो धारणाएं प्रचलित थी। एक धारणाएं टॉलमी के द्वारा दिया गया था और दूसरी धारणाएं कोपरनिकस के द्वारा, जो बहुत बाद में 1543 ईस्वी में ये धारणा आई। तो जो टॉलमी, जो पहले विचारधारा थी, क्या थी विचारधारा? कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और बाकी के जो सूर्य हैं या अन्य ग्रह हैं या तारे हैं वो क्या कर रहे हैं? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये धारणा को क्या कहा जाता था? इस धारणा को जियोसेंट्रिक धारणा कहा जाता था। ठीक है। ये जियोसेंट्रिक धारणा क्या कहलाता है? कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सारे उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। और इस धारणा को जो देने वाले भूगोल शास्त्री थे उनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी, जिन्होंने क्या किया था? इस धारणा को कर दिया था 140 ईस्वी में दिया था। ठीक है। इसके बाद से पृथ्वी के बारे में नियमित अध्ययन किया जाना शुरू हो गया। नियमित अध्ययन किए जाने लगे। बहुत साल बाद एक नई धारणा बन कर के आई। जियोसेंट्रिक धारणा के बाद एक नई धारणा बन के आई जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक धारणा। ये हेलियोसेंट्रिक धारणा क्या होती है? कि हेलियोसेंट्रिक धारणा में सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है। बाकी जो जितने ग्रह हैं वो सारे इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था 1543 ईस्वी में। ठीक है। इसी बीच क्या हो गई? हर्शेल का नाम सुना होगा, खगोलज्ञ थे। 1805 ईस्वी में उन्होंने एक दूरबीन का खोज किया था। ठीक है। उन्होंने एक दूरबीन का खोज किया था। इस दूरबीन की सहायता से वो ये बताने में समर्थ हुए थे, मतलब वो ब्रह्मांड को सुलझाने में लगे हुए थे। सुलझाने के बाद उन्होंने बहुत सारा चीज़ बताया। ठीक है। उन्होंने क्या बताया? कि जो सौरमंडल है या आकाशगंगा है, सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का एक भाग होता है, बस छोटा सा भाग होता है। ये जो ब्रह्मांड है ये असंख्य, बहुत ही बड़ा है। ठीक है। इसकी ये धारणाएं इन्होंने दिया। किन्होंने दिया? तो 1805 ईस्वी में खगोलज्ञ जो थे हर्शेल, उन्होंने दिया था। फिर 1925 ईस्वी में आते हैं। 1925 ईस्वी में अमेरिका के एक खगोलज्ञ थे, इनका नाम था पीबी हबल। पीबी हबल ने क्या कहा, क्या जानकारी दी पीबी हबल ने? पीबी हबल ने ये जानकारी दी कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष के बराबर है। अब यहाँ पे प्रकाश वर्ष होता है। ये प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष को हम ऐसे समझते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है।
इन सारी धारणाओं के बाद क्या हुआ, धीरे 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 ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत प्रचलित हुए, जिसमें से 3 सिद्धांत जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहला सिद्धांत क्या है, बिग बैंग की थ्योरी। पहला सिद्धांत क्या है, बिग बैंग की थ्योरी। इसे किसने दिया था, तो जर्मनी के खगोलज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर जो बेल्जियम के एक पादरी हुआ करते थे, खगोलज्ञ भी थे और पादरी भी हुआ करते थे। कब दिए थे, 1960 से 1970 के बीच में। अब ये क्या बता रहे हैं, उनके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो था, ये एक विशालकाय पिंड था। 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका जो निर्माण हुआ था वो भारी पदार्थों से, बहुत भारी पदार्थों से निर्माण हुआ। इसमें क्या होती है, अचानक विस्फोट हो जाता है। इसमें ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हो जाता है, और इस विस्फोट के कारण क्या होता है, बहुत से पदार्थ जो है इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, समान पदार्थ का निर्माण होता है, और धीरे धीरे इनके बीच में अलगाव होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इनके बीच में अलगाव होना शुरू हो जाता है, और फिर ये एक जगह जा कर के कुछ जगह पे इनका समूहन भी हो जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब जमने लगते हैं, उनमें वृद्धि होना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार बिग बैंग की जो परिघटना है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड की कैसी उत्पत्ति हुई उसमें थोड़ी सी सहायक भूमिका निभाती है। दूसरा सिद्धांत जो है वो सिद्धांत है एसटीडी स्टेट का, साम्यावस्था सिद्धांत है, जिसे किसने दिया था, थॉमस गोल्ड और हर्मन ब्रांडी ने दिया था। ठीक है, तीसरा सिद्धांत जो है वो, तीसरा सिद्धांत है डॉक्टर एलन संडेजा, ये जिसको हम पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी बोलते हैं, दोलन सिद्धांत भी बोलते हैं। तो सबसे जो प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है वो लेवेंटर का ही सिद्धांत माना जाता है, और एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बिग बैंग थ्योरी के प्रणेता कौन थे, तो लेवेंटर थे। ठीक है, अभी बहुत सारा खोज हो रहा है गॉड पार्टिकल्स को लेकर के, लेकिन हम अभी सक्सेस नहीं हो पाए हैं, गॉड पार्टिकल को खोज नहीं पाए हैं कि आखिर में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्या कारण है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति में किसकी भूमिका है, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके हो जाने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब ब्रह्मांड का जो आयु निकाला गया, ब्रह्मांड की जो आयु निकाली गई, आयु के बारे में कोई स्पष्ट अनुमान तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में लगभग कितने तारा हैं, कितने गैलेक्सी आकाशगंगा हैं, तो 100 अरब, कितने 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। ये जो है आकाशगंगा वो एक विशाल तारों का पुंज है, बहुत सारे तारा है आकाशगंगा। ये देखिए आकाशगंगा है, विशाल तारों का पुंज होता है, और ये जो विशाल तारों का पुंज होता है, इसकी जो रचना होती है इस तरह का, असंख्य तारों का पुंज, इसकी जो रचनाएं होती है वो इस तरह की होती है। किस तरह की, उसका एक जो मेन पार्ट होता है उसको बल्ज बोलते हैं। बल्ज आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। यहाँ तारों का संकेंद्रण जो होता है वो सबसे अधिक, तारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए तारे का संकेंद्रण जो होता है वो सबसे अधिक होता है, और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग जो तारों की संख्या होती है 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, एक लिमन अल्फा प्लस नाम का तारा होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, अमीबा के आकार का होता है। ये 20 करोड़ प्रकाश वर्ष आकाशगंगाओं और गैसों का समूह होता है। 20 करोड़ बहुत ही छोटा होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए एंड्रोमेडा के बारे में। एंड्रोमेडा जो है ना हमारा, क्या है, कहाँ, देखिए यहाँ से, ये तारों का समूह जो रातों में दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। मिल्की वे किसे कहेंगे, मिल्की वे जो रात के समय में दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह होता है उसे मिल्की वे बोलते हैं। और हमारी आकाशगंगा का ये जो हमारा आकाशगंगा है उसका भाग होता है मिल्की वे। ठीक है, देखिए आकाशगंगा को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है, इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। इसके 3 आर्म्स होते हैं, जो घूर्णन करने वाले आर्म होते हैं ना, वो 3 आर्म होते हैं, और बीच वाले भाग को तो मैंने बता ही दिया, बल्ब बोलते हैं। अब देखिए क्या कहता है, हमारी आकाशगंगा का जो व्यास होता है, जो हमारी आकाशगंगा है उसकी का जो व्यास लगभग 1 करोड़, हमारी आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, सूर्य हमारी आकाशगंगा का क्या है, सूर्य हमारी आकाशगंगा का, हमारी आकाशगंगा का एक तारा है, और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है,
मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। देखिए एंड्रोमेडा जो होता है वो सबसे निकट की आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा किसके निकट की है? पृथ्वी के सबसे निकट की आकाशगंगा है। प्रिस्मा सेंचुरी जो होता है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। प्रिस्मा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। इसकी दूरी कितनी है? 4.3 प्रकाश वर्ष, 4.3 प्रकाश वर्ष है। और ओरियन नेबुला जो होता है वो ओरियन नेबुला सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कहलाता है। कौन? ओरियन नेबुला। हमारी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा है उसकी आकृति कैसी है? सर्पिल है। ठीक है, और यह पुराने नए तारों का सम्मिलन है। ठीक है, अब चलिए अब हम तारे के जन्म और उसकी मृत्यु के बारे में समझते हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है। हम तारे के जन्म के बारे में अभी मैंने बताया कि ये आकाशगंगा ऐसे घूम रही है। तो आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में, ये जो ब्रह्मांड मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड है और ये आकाशगंगा है, ये घूम रही है ऐसे ऐसे करके घूम रही है, पंखे के जैसे घूम रही है। घूर्णन करने से क्या होगा कि ब्रह्मांड में जो गैस विद्यमान है, मेघ विद्यमान है, ये परस्पर प्रभावित हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो इनकी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा? नाभ के संलयन होना शुरू हो जाएगा। और नाभ के संलयन जब शुरू होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम आपस में रिएक्शन करना शुरू, हाइड्रोजन किस में बदलना शुरू हो जाएगा? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होता जाता है। ये अवस्था धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो क्या होता है? तारे का निर्माण होता है, तारे का जन्म होता है। देखिए घूर्णन करते हुए हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे और तारे का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तारा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसके अंदर की जो सेंटर की जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे हीलियम में बदलती जाती है और ख़त्म होती चली जाती है। धीरे धीरे जब ये ख़त्म होती चली जाती है तो इसका जो सेंटर का पार्ट है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तारा गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसका जो कलर है तारा इसका कलर रेड हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट, रक्त दानव, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। अब केंद्र में जो हीलियम है, ये जो हीलियम है धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और कार्बन से परिवर्तित होकर के किस में बदल जाता है? लोहा में, आयरन में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये भारी होना शुरू हो जाता है और एकाएक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इसी विस्फोट को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट। ये देखिए हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया और धीरे धीरे ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ये विस्फोट हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। अब सुपरनोवा विस्फोट में क्या देखिए, यदि तारे का द्रव्यमान, तारे का जो मास है, तारे का जो मास है वो क्या होगा? छोटा होगा किससे? 1.4 से। ये 1.4 क्या है? ये 1.4 चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है, इसे चंद्रशेखर ने खोजा था इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर इससे अधिक हो जाता है तो ये जो तारा है, ये जो टूटा है वो किस में बदल जाएगा? श्वेत वामन में बदल जाएगा, जिसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। ठीक, श्वेत वामन तारा कहा जाता है। उसके बाद ये तारा धीरे 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 किस में बदल जाएगा? जीवाश्म तारा में, फॉसिल तारा में बदल जाता है। और श्वेत वामन ठंडा होकर के किस में बदलेगा? जब ये श्वेत वामन ठंडा होगा तो ये ब्लैक वामन में बदल जाएगा। ठीक है, इसको वाइट ड्राफ्ट भी बोलेंगे। ब्लैक ड्राफ्ट है ये, ब्लैक ड्राफ्ट, ये वाइट ड्राफ्ट है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगा? यदि तारे का मास है वो ग्रेटर हो जाएगा 1.4 मास से तो ये किस में बदल जाता है? MS से, मतलब चंद्रशेखर सीमा से, तो ये न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। इसी न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं। पल्सर क्यों होता है? क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ करके चले जाते हैं तो क्या बचा रह जाता है? न्यूट्रॉन बचा रह जाता है। साइंस में हमने पढ़ा कि परमाणु जो के नाभिक में न्यूक्लियस में क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तो इसमें ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है नाभिक से तो बच जाता है न्यूट्रॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा बोल देते हैं। ठीक है, उसका देखिए रॉक ब्लैक होल के बारे में कि रॉक ब्लैक होल दो या अधिक ब्लैक होलों का समूह होता है। दो या दो से अधिक ब्लैक होलों का समूह होता है। ठीक है, क्वेसर क्या होता है? क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ें? ब्रह्मांड के बारे में पढ़ें। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं? तारे का जन्म कैसे होता है?
इन सब के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब देखते हैं किसके बारे में, सौर सिस्टम के बारे में। सौर सिस्टम क्या होता है? तो सौर सिस्टम के बारे में देखिए, सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और सूर्य के और चारों ओर भ्रमण करने वाले कितने तारे के समूह हैं? सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह और 65 उपग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं, ठीक है। इसके साथ सौरमंडल में क्या क्या आ जाएगा? ग्रह आ जाएगा, उपग्रह आ जाएगा, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्रग्रह, और ये सारे संयुक्त रूप से आ जाएंगे। इन सारे का मिला हुआ रूप क्या कहलाएगा? सौरमंडल कहलाएगा, ठीक है। अब सूर्य की रचना, सूर्य की रचना के बारे में समझते हैं कि सूर्य की रचना कैसी होती है। जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है, जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, जिसका तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। देखिए, कोरोना किसे कहेंगे? सूर्य का वो भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देगा। सूर्य का वो भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे? कोरोना कहेंगे। और कोरोना जो होता है वो बाह्य भाग होता है, सूर्य का जो बाहरी भाग होता है वो कोरोना कहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान बहुत तेज़ी से निकलता है और ये सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उस आकर्षण शक्ति से बाहर चला जाता है। आकर्षण से तो आकर्षण शक्ति को पार करके बाहर आ जाता है, मतलब अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी को कहते हैं सौर ज्वाला या सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, अर्थ है इसके वायुमंडल में जब यह प्रवेश करता है तो इसमें रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, रंगीन प्रकाश उत्पन्न कर देता है। इसे उत्तरी ध्रुव पे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पे इसे अरोरा बोलिस, उत्तरी ध्रुव पे अरोरा बोलिस और दक्षिणी ध्रुव पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। इससे क्या हो सकता है? तो बाधा उत्पन्न हो सकती है। किस चीज़ की बाधा उत्पन्न होगी? तो पृथ्वी के बेतार सेवाएं अवस्था को यह बाधित कर देता है। बेतार और संचार सेवाओं को यह बाधित कर देता है। कौन सा? अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। अब देखिए, सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है, यहाँ से ये सौर ज्वाला निकलता है, सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। इस ब्लैक स्पॉट का जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री के बराबर, ये ब्लैक स्पॉट का तापमान 1500 डिग्री के बराबर होता है। और सौर कलंक, इसी को सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, ठीक है। अब देखिए, क्या किया गया, इसरो ने सूर्य को अध्ययन करने के लिए एक इसको भेजा, जिसे क्या कहा गया, इसे आदित्य नाम से संबोधित किया। आदित्य नाम का एक उपग्रह है जो सूर्य के रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा गया है। अब देखते हैं कुछ, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर? एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। सूर्य की जो आयु है वो 5 मिलियन वर्ष निर्धारित की गई है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो है सूर्य की वो 14.7 करोड़ किलोमीटर निर्धारण किया गया है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो है वो 15.21 किलोमीटर, ठीक है, 15.21 किलोमीटर। पृथ्वी से मध्यम दूरी 14.98 किलोमीटर और सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। देखिए, सूर्य का जो केंद्रीय घनत्व होता है वो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बराबर और सूर्य का जो ताप होगा वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। फोटोस्फीयर का ताप मैंने बताया 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्जा का जो सृजन होगा वो 10⁻26 जूल प्रति सेकंड होगा। घूर्णन की अवधि कितनी होगी? 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष और 33 दिन जो होगा वो ध्रुव के सापेक्ष होगा। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में लगा समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिवसीय एग्जाम के लिए है। 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं और एक परसेक की जो दूरी होती है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछा जाएगा तो क्या होगा? परसेक है, जो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब हम ग्रह के बारे में समझते हैं कि ग्रह एक ग्रह है। ग्रह किसे बोलते हैं? तो ग्रह किसे कहते हैं कि ये सूर्य से निकले हुए ऐसे पिंड होते हैं जो किसकी परिक्रमा करेंगे? सूर्य की ही परिक्रमा करेंगे, वो ग्रह कहलाएंगे। सूर्य की परिक्रमा करेंगे वो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। सारे ग्रह
क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में करेंगे। लेकिन कौन कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में करेगा, तो 2 ग्रह है। कौन है वो, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो है वो क्या करेंगे, 2 ग्रह जो हम जिसका जो घूर्णन दिशा रहेगा वो पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हैं। ठीक है। अब आंतरिक ग्रह देखिए किसको कहेंगे, आंतरिक ग्रह जो होगा वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, बुध आएगा, शुक्र आएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो है वो बाहरी हो जाते हैं, बहिर्ग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इत्यादि आते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा मरकरी के बारे में समझते हैं कि मरकरी क्या है। मरकरी जिसे हम हिंदी में बुध ग्रह भी कहते हैं। बुध जो होता है, बुध सूर्य का सबसे निकटतम, बुध जो होता है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है। इसका जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसमें तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। कितना तापांतर होता है, 560 डिग्री। और एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। किसका, मरकरी का। मरकरी का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 18वां भाग, मतलब छोटा है ये। इसके कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है, मेरिनर 10। सतह पर क्रेटर और पर्वत मैदान होने के साक्ष्य मिले हैं। देखिए सबसे छोटा, सबसे नज़दीक ग्रह है ये, सूर्य का सबसे छोटा, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक दिवसीय एग्जाम में, कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है, वो है हमारा मरकरी। ठीक है। ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 88 दिन में करता है। मरकरी के बाद अब हम लोग चलते हैं वीनस के पास। वीनस को क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह कहा जाता है। इसका पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ये क्या करता है, सूर्य से ये पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। एक हो गया वीनस, और दूसरा मैंने अभी बताया उसका नाम क्या था, उसका नाम था अरुण। अरुण क्या करेगा, वो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करेगा। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है। और इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइनर वाले एग्जाम में, 1 डे वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको इवनिंग स्टार भी क्या कहा जाता है, वीनस को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है। इवनिंग के समय पश्चिम में और मॉर्निंग के समय पूर्व में ये दिखाई देता है। प्रेशर कुकर की दशा वाला जो ग्रह है वो शुक्र ही है। क्यों, क्योंकि इसमें जो किसकी प्रधानता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता होती है। इसी कारण से इसे प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह कहा जाता है, जिसमें 90 से लेकर के 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ के बारे में समझते हैं। अर्थ जो होता है वो सूर्य से दूरी के क्रम में कितना स्थान पे आ गया, तीसरा नंबर पे आ गया। इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका होता है, 23.5 डिग्री। अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका होता है। ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 365 दिनों में। सूर्य की परिक्रमा 365 डेज में करता है। ठीक है। सूर्य से इसकी जो औसत दूरी है अभी बताया था, 15 करोड़ किलोमीटर, अप्रॉक्स 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ठीक। इसके अंदर जीवन के लिए जितनी सारी आवश्यकता होती है वो सारी आवश्यकता पाई जाती है। इसलिए इसे ऐसा पहला ग्रह है जहाँ पर जीवन उपलब्ध है, और इसे नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मार्स के ऊपर में। मार्स जो होता है इसे लाल ग्रह कहते हैं। देखिए लाल है, लाल ग्रह कहते हैं। और इसका मतलब इसके बारे में पता लगाने के लिए मार्स ओडेसी को भेजा गया था। इसकी घूर्णन की गति जो होती है पृथ्वी के समान ही होती है, मतलब ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। निक्स ओलंपिया जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत है, जो एवरेस्ट से 3 गुना है। मंगल का सबसे ऊंचा कौन सा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। ये भी एक दिवसीय एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से आप इसे समझेंगे। अब चलिए इसके 2 उपग्रह हैं, पहला है फेबोस और दूसरा है डेमोस। डेमोस जो होता है वो सबसे छोटा उपग्रह है, और मार्स ओडेसी कृत्रिम उपग्रह है। यहाँ पे देखिए बर्फ, छत्रक, जल और हिमशीतक ये सब पाए गए हैं। इससे जीवन की संभावना प्रबल हो जाती है। अभी भी वैज्ञानिक लगे हैं यहाँ पे जीवन की खोज करने के लिए। ठीक है। वायुमंडल जो होता है वो अत्यंत ही विरल होता है। अभी हाल ही में
2-3 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि मंगल से सिग्नल्स भी मिले हैं, एलियंस होने के कुछ सबूत मिले हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। तो अब चलते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर को देखिए, जुपिटर जो होता है उसमें कौन कौन सी गैसेस की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन की, हीलियम की, मीथेन की और ये NH3 की प्रधानता होती है। ठीक है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। क्यों लघु सौर तंत्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी अपनी एक सिस्टम में बहुत सारे उपग्रह हैं, इसी कारण से लघु सौर तंत्र कहा जाता है। यह सबसे बड़ा उपग्रह होता है, ये पूछा जाता है फिर एक दिवसीय एग्जाम में कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा कितने दिनों में करेगा, 11.9 वर्ष में सूर्य की परिदक्षिणा करेगा। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो गैनीमेड है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह होता है। ठीक, आगे बढ़ें तो देखिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का कितना करोड़ गुना बड़ा होता है, ये 1 करोड़ गुना लगभग बड़ा होता है पृथ्वी से। यह तारा और ग्रह दोनों से युक्त होता है। ठीक है। इसमें अपनी रेडियो ऊर्जा होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे के ग्रहों के बारे में हम दूसरे क्लासेस में अध्ययन करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँ, इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। हम दूसरे वीडियो को लेकर के जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। धन्यवाद।